Hi, this is Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you all are doing great and a very warm welcome if you are coming to this channel for the very first time. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe to the channel for more videos relating to CA final audit and CA inter audit. इस particular class में we are going to revise essay number 320 in a very quick way. बहुत कम टाइम में हम आपके पूरे के पूरे स्टैंडर्ड को रिवाइज करने वाले हैं, तो आप अपनी 100% अटेंशन मुझे दे दो. 100% अटेंशन से अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे, आपको मेरी स्पीड तेज नहीं लगेगी, बस आपको अपने दिमाग को ओपन करना है और मेरे शब्दों के साथ साथ अपने दिमाग को चलने देना है. ठीक है. आपका एसे नंबर 320 बात करता है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट. स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो अपनी ऑडिट की प्लानिंग करेगा, जब भी अपनी ऑडिट की परफॉर्मेंस करेगा, मतलब एग्जीक्यूशन करेगा, उस टाइम पे उसको मटेरियलिटी के कंसेप्ट को अप्लाई करना है. अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये मटेरियलिटी होता क्या है. मटेरियलिटी का मतलब होता है, मटीरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मतलब वो मिस्टेक्स. आपका स्टैंडर्ड कहता है वो मिस्टेक, वो मिसस्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशंस, मतलब वो चीजें जो आपकी मैनेजमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करनी चाहिए थी, बट आपकी मैनेजमेंट ने उन चीजों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया, तो वो मिस्टेक इंक्लूडिंग ओमिशंस व्हिच आर लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो आपके यूजर्स हैं, अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो लोग यूज करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके कॉमन नीड्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उन मिसस्टेटमेंट्स को, उन ओमिशंस को स्टैंडर्ड कहता है कि वो हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स. और आपका ऑडिटर सिर्फ मटीरियल अमाउंट से, मटीरियल बैलेंसेस से, मटीरियल डिस्क्लोजर से कंसर्न है, क्योंकि आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ही यही है एज पर एसे 200 की उसको अल्टीमेटली ऑडिट करके एक रीजनेबल एश्योरेंस देनी है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. अब मटीरियलिटी जो वर्ड है वो एक सब्जेक्टिव टर्म है, मतलब कोई चीज एक ऑडिटर के लिए मटीरियल हो सकती है, वही चीज दूसरे ऑडिटर के लिए मटीरियल ना हो. राइट. तो मटीरियलिटी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी लेवल है जिसको आपका ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से डिसाइड करता है. वो बहुत सारे बेंचमार्क यूज करता है, स्टैंडर्ड यूज करता है, अपनी एक्सपीरियंस को यूज करता है, अपने नॉलेज को यूज करता है फॉर बिफोर डिसाइडिंग द मटीरियलिटी. राइट. आपका ऑडिटर दो लेवल सेट करता है. एक तो वो अपनी ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए एक मटेरियलिटी लेवल सेट करता है. उसके बाद आपका ऑडिटर एक लेवल सेट करता है विच इज बिलो द मटेरियलिटी लेवल, जिसको आप कहते हो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल. ये स्टैंडर्ड आपके ऑडिटर को ये भी बताता है कि अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डिस्क्लोजर के लिए आपके ऑडिटर को एक लोअर लेवल ऑफ अमाउंट सेटिस्फेक्शन देगा, तो आपका ऑडिटर चाहे तो उस पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर डिस्क्लोजर के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को भी सेट कर सकता है. आपके पूरे के पूरे स्टैंडर्ड में सिर्फ हम यही बातें कवर करने वाले हैं जो बातें मैंने आपको अभी अभी इंट्रोडक्शन में बताई. ठीक है. सो आई एम स्टार्टिंग विद एसे नंबर 320. एसे नंबर 320 सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव सेट करता है. एसे नंबर 320 कहता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको मटेरियलिटी के कंसेप्ट को अप्लाई करना है जब भी वो ऑडिट की प्लानिंग करेगा और ऑडिट की परफॉर्मेंस करेगा. उसके बाद एसे नंबर 320 कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूं कि मटेरियलिटी का मतलब क्या है. एसे नंबर 320 कहता है कि मान लो कि जहां पे एंटिटी के ऊपर जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है वो प्रिस्क्राइब करता है कि मटेरियलिटी का मतलब क्या है. तो मटेरियलिटी का मतलब होता है वो मिस स्टेटमेंट, वो गलतियां इंक्लूडिंग ओमिशंस, गलतियों के साथ साथ वो भूल जो आपके यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजंस को अफेक्ट कर देती हैं, उनको हम कहते हैं मटेरियल. उसके बाद मटेरियलिटी क्या है, आपका ऑडिटर इस चीज की जजमेंट लेता है कंसीडरिंग द सराउंडिंग्स. और सराउंडिंग्स जब वो कंसीडर करेगा उस टाइम पे वो अपना नेचर देखता है, आपकी एंटिटी नेचर देखता है आपकी मिस स्टेटमेंट का, और साइज देखता है आपकी मिस स्टेटमेंट का. उसके बाद स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि जब भी आपका ऑडिटर डिसीजन लेता है, जजमेंट लेता है अबाउट द मटेरियलिटी, तो वो ये देखता है कि जो मेरे यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उनके मेरी कॉमन नीड्स क्या है, उन सबको क्या चाहिए, उन सारी चीजों को ध्यान में लेकर आपका ऑडिटर अपनी मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करता है. आगे स्टैंडर्ड कहता है कि जहां पे आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता, उस केस में आपका ऑडिटर अपनी मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड कर सकता है इन्हीं 3 पॉइंट्स को यूज करके जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़े. आगे ऐसे नंबर 320 ये भी कहता है कि मटेरियलिटी को डिसाइड करना इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि किसी एक ऑडिटर के लिए कोई चीज मटेरियल हो सकती है, किसी दूसरे ऑडिटर के लिए कोई दूसरी चीज मटेरियल होगी. फिर स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर को मटेरियलिटी के कंसेप्ट को
प्लानिंग के टाइम पे भी यूज करना है और जब भी वो अपनी ऑडिट की परफॉर्मेंस करेगा उस टाइम पे भी उसको मटेरियलिटी के कंसेप्ट को अप्लाई करना है। आपका स्टैंडर्ड कहता है कि मटेरियलिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके ऑडिटर को ये बेस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? बेस प्रोवाइड करती है उसको ये डिसाइड करने में कि उसको किस टाइप के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। मतलब जो वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा उनका नेचर क्या होगा, उनकी टाइमिंग क्या होगी और किस एक्सटेंट तक आपके ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। आपका ऑडिटर ज्यादा कंसर्न होता है उन एंटिटी के, उन असर्शंस के ऊपर लगे हुए इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, उन असर्शंस में रिस्क को लेकर जहां जो अमाउंट, जो अकाउंट बैलेंसेस, जो ट्रांजैक्शंस, जो डिस्क्लोजर्स आपके ऑडिटर के लिए मटेरियल होती है। उसके साथ साथ ये आपके ऑडिटर को एक बेस प्रोवाइड करता है फॉर डिसाइडिंग द एनटीई ऑफ योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। तो ये हमारी एक इंट्रोडक्शन पार्ट थी जो आपके एसए नंबर 320 ने मटेरियलिटी को लेकर बताया। फिर एसए नंबर 320 कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूं व्हाट इज अ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही बताया कि आपका ऑडिटर दो लेवल सेट करता है मटेरियलिटी की। एक तो वो अपनी ओवरऑल मतलब ओएम ओवरऑल मटेरियलिटी को सेट करता है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल। उसके बाद जो भी आपकी ये ओवरऑल मटेरियलिटी की लेवल होती है इसका 70 से लेकर 80% तक आपका ऑडिटर अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को सेट करता है। इसका रीजन ये होता है कि जब भी आपका ऑडिटर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को सेट करता है इट इज अ लेवल, सबसे पहले क्या है, एक लेवल है जो आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी के लेवल के नीचे की लेवल है। क्यों सेट करता है आपका ऑडिटर? ताकि आपके ऑडिटर का जो एक अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है या फिर जो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है उन दोनों का सम। मैंने क्या बोला? आपके ऑडिटर की अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मतलब वो मिस स्टेटमेंट जो उसने ऑडिट करी, जो गलतियां उसको मिली, उसने अपनी मैनेजमेंट को बताया कि मैनेजमेंट इन मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर दो। मैनेजमेंट ने उन मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करने से मना कर दिया तो उनको कहते हैं अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। प्लस अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, आपका ऑडिटर हर एक गलतियों को ढूंढ नहीं सकता क्योंकि आपका ऑडिटर सैंपलिंग करता है। तो जिस वजह से आपके ऑडिटर में आपके ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं कि आपका ऑडिटर 100% चेकिंग नहीं करता और 100% वो मिस्टेक्स को नहीं ढूंढ सकता। इस वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स अनडिटेक्टेड रह जाती हैं। तो ये पॉइंट कहता है कि आपके अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का सम और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का सम आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी से एक्सीड ना कर जाए, इसीलिए आपका ऑडिटर एक लेवल को सेट करता है विच इज बिलो योर ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल, जिस लेवल को कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल। इनफैक्ट आपका ऑडिटर आपकी ऑडिट को परफॉर्म ही इस लेवल के ऊपर करता है, इसीलिए इस मटेरियलिटी लेवल को कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल। और यही बात आपके स्टैंडर्ड ने यहां पे लिखी है। फिर कहता है कि अगर आपके ऑडिटर को ऐसा लगता है कि उसको किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए उसको एक लोअर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल सेट करनी है तो वो उस पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी भी सेट कर सकता है। एग्जाम्पल सुनो, मान लो कि आपके ऑडिटर को लगता है कि जो उसके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनमें मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब उसमें रिस्क ज्यादा है, तो आपका ऑडिटर जहां पे रिस्क ज्यादा होगा अपनी लेवल को नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि जहां पे रिस्क ज्यादा वहां पे मुझे कम अमाउंट को भी मटेरियल मानना पड़ेगा, मैं कम अमाउंट को भी मटेरियल मानूंगा। तो उस केस में आपका ऑडिटर उस एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस अपने ट्रेड रिसीवेबल के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को भी सेट कर सकता है, लोअर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी सेट कर सकता है। मतलब अगर पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए उसकी लेवल है 10 लाख, तो अगर उसको लगता है कि मेरे को जो रिस्क है ट्रेड रिसीवेबल्स में, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट वो ज्यादा है, तो उस केस में वो कह सकता है कि बाकी सबके लिए 10 लाख हो, लेकिन अगर यहां पे 1 लाख या 1 लाख से ऊपर की गलती हुई इन ट्रेड रिसीवेबल्स में तो मैं उस चीज को मटेरियल मानूंगा। ये बात आपका स्टैंडर्ड कहता है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, फिर स्टैंडर्ड एसए नंबर 320 क्या क्या रिक्वायरमेंट सेट करता है, वही सारी बातें जो मैंने आपको भी बताई इंट्रोडक्शन पार्ट में कि आपके ऑडिटर को एक ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल सेट करनी है प्लानिंग और परफॉर्मेंस के टाइम पे। उसके साथ साथ अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंस या डिस्क्लोजर के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी उसको सेटिस्फेक्शन देती है तो उसके लिए वो लोअर लेवल भी सेट कर सकता है। मैंने आपको अभी ट्रेड रिसीवेबल का एग्जांपल दिया। फिर आपका स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल को भी सेट करे ताकि एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट आपकी ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड ना करे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑडिटर को
जैसे जब वो प्लान करता है, प्लानिंग कॉन्टिन्यूस होती है, उसको प्लान में चेंजेस करने पड़ते हैं। उसी तरीके से जैसे जैसे आपकी ऑडिट आगे जाएगी, आपके ऑडिटर को अपनी मटेरियलिटी लेवल को भी रिवाइज करना पड़ सकता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि आपका ऑडिटर विल रिवाइज द मटेरियलिटी लेवल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल, या फिर किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन या बैलेंस एज द केस मे बी। अगर आपके ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो उसको उस टाइम पे नहीं पता थी जब उसने अपनी इनिशियल मटेरियलिटी लेवल को सेट किया था, तो उस केस में आपका ऑडिटर रिवीजन करेगा और वो ये भी देखेगा कि इस रिवीजन की वजह से क्या उसको अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल को भी रिवाइज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। राइट, फिर आता है कंसेप्ट ऑफ द बेंचमार्क। बेंचमार्क कुछ भी नहीं होते हैं, बेंचमार्क होते हैं आपके स्टैंडर्ड। क्या होते हैं? स्टैंडर्ड। ये वो स्टैंडर्ड होते हैं, वो बेस होते हैं जिसको यूज करके आपका ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल को सेट करता है। राइट, अब बेंचमार्क यही वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर आपका ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन सी चीज मटेरियल है और कौन सी चीज मटेरियल नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट कहता है कि कौन कौन से फैक्टर्स, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स आपका ऑडिटर कंसीडर करेगा जब वो अपने बेंचमार्क को चूज करेगा कि मुझे किस स्टैंडर्ड को यूज करके अपनी मटेरियलिटी लेवल को सेट करना है। तो पहला पॉइंट है कि आपका ऑडिटर चाहे तो आपके एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसीडर कर सकता है फॉर चूजिंग द बेंचमार्क। एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वो अपने एसेट को बेंचमार्क बना सकता है, अपनी लाइबिलिटीज को बेंचमार्क बना सकता है, अपने इनकम को बेंचमार्क बना सकता है, अपने एक्सपेंसेस को बेंचमार्क बना सकता है। मतलब मेरा ऑडिटर कह सकता है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिसस्टेटमेंट जो 10% ऑफ एसेट के ऊपर की है, मेरे लिए वो मटेरियल है, तो इट इज अ बेंचमार्क। राइट, उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि वेदर दिस आर, आपका ऑडिटर जब भी बेंचमार्क चूज करेगा उस टाइम पे एक चीज को ध्यान में रखेगा कि जो बेंचमार्क मैं चूज कर रहा हूं क्या ये वो आइटम है जहां पे, जिस आइटम के ऊपर मेरे जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनका फोकस होगा। फॉर एग्जांपल जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं एंटिटी के, वो मेनली फोकस होते हैं एंटिटी के रेवेन्यू के ऊपर, राइट, एंटिटी के प्रॉफिट के ऊपर। तो उस केस में आपका ऑडिटर एंटिटी के रेवेन्यू को बेस अपना बेंचमार्क बना सकता है फॉर डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी, मतलब वो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू को फिक्स कर सकता है अपना बेंचमार्क। फिर कहता है आपकी एंटिटी का नेचर कैसा है, मतलब आपकी एंटिटी किस टाइप के एनवायरनमेंट में काम कर रही है, आपकी एंटिटी आपके लाइफ साइकिल पे कहां पे, इंट्रोडक्शन स्टेज पे है या वो मरने वाली है। तो इस चीज को भी आपका ऑडिटर कंसीडर करेगा जब वो अपने बेंचमार्क को चूज करेगा। उसके बाद वो ये भी कंसीडर करेगा कि आपकी एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी एंटिटी की फाइनेंसिंग कैसे हुई है, आपकी एंटिटी में डेट का कंपोनेंट कितना है, आपकी एंटिटी में इक्विटी का कंपोनेंट कितना है। क्योंकि अगर आपकी एंटिटी में इक्विटी का कंपोनेंट ज्यादा होगा तो वो शेयर होल्डर्स की नीड्स को ध्यान में रखेगा। राइट, उसके बाद कहता है कि वोलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क कितनी है, जितना ज्यादा वोलेटिलिटी होगी वो बेंचमार्क उतना ही कम सूटेबल होता है, क्योंकि आपका ऑडिटर चाहेगा कि जो भी वो बेंचमार्क यूज करे वो लेस वोलेटाइल हो, उसमें कम से कम चेंजेस हो। तो आपका ऑडिटर इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है जब वो बेंचमार्क चूज करता है टू डिसाइड द मटेरियलिटी। अब एक क्वेश्चन आता है, एक बात मैंने आपको बार बार बोली कि आपके ऑडिटर को अगर ये सूटेबल लगता है कि उसको लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी सेट करनी है किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, डिस्क्लोजर के लिए। मैंने एग्जांपल दिया आपको किसका, ट्रेड रिसीवेबल का, किसका, ट्रेड रिसीवेबल का। तो आपके ऑडिटर को ये सूटेबल कब लगेगा, मतलब कौन सी वो सिचुएशंस होगी, कौन से वो फैक्टर्स होंगे जो आपके ऑडिटर को रिक्वायर करेंगे कि तुम्हें एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, डिस्क्लोजर्स के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को सेट करना है। तो स्टैंडर्ड कहता है देखो कि अगर कोई लॉ या रेगुलेशन जो तुम्हारी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है वो लॉ या रेगुलेशन ही उस लेवल को डिसाइड करता है। मैम एक एग्जांपल दो, मान लो कि आपके ऑडिटर ने पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अपनी मटेरियलिटी लेवल को रखा 10 लाख रुपए, मतलब आपका ऑडिटर कहता है कि जो भी गलतियां 10 लाख के नीचे की हैं वो मेरे लिए मटीरियल नहीं है, मुझे उन चीजों से कंसर्न नहीं है। लेकिन आपका लॉ या रेगुलेशन कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अगर 1 लाख रुपए से ऊपर की है तो आपकी एंटिटी को उसका डिस्क्लोजर देना है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आपके ऑडिटर की मटेरियलिटी क्या होगी, 1 लाख रुपए की। तो पहला फैक्टर क्या हुआ कि कोई लॉ, कोई रेगुलेशन स्पेसिफिकली बोलता है कि आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी को सेट करना पड़ेगा। मतलब कोई लॉ, कोई रेगुलेशन स्पेसिफिकली बोलता है कि एक डिफरेंट अमाउंट आपके जो यूजर्स हैं उनके डिसीजन को अफेक्ट करने वाला है। आगे कहता है आपके की डिस्क्लोजर्स इन रिलेशन टू द इंडस्ट्री इन विच योर एंटिटी
इज ऑपरेटिंग। मतलब भाई जिस टाइप की इंडस्ट्री में आपकी एंटिटी काम कर रही है, जनरली बाकी लोग किस टाइप के डिस्क्लोजर्स देते हैं, किस टाइप के डिस्क्लोजर्स देते हैं। मतलब अगर बाकी लोग उस एंटिटी उस टाइप की इंडस्ट्री में, मान लो आपकी जो इंडस्ट्री है वो एक फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रही है, और जो बाकी एंटिटीज हैं फार्मा इंडस्ट्री में वो जनरली डिस्क्लोजर देते हैं कि उनके R&D का जो भी खर्चा होगा ना, तो 10% से ऊपर, 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट अगर उन्होंने R&D के ऊपर करी है तो उसका वो डिस्क्लोजर देंगे। तो भले ही वो 10% आपकी मटेरियलिटी लेवल से नीचे है, तो भी आपका ऑडिटर एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को सेट कर सकता है उस R&D कॉस्ट के लिए, राइट। फिर आगे कहता है कि जहां पे किस एरिया के ऊपर आपका ऑडिटर फोकस करवाना चाहता है अपने यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी एंटिटी ने रिसेंटली किसी बिजनेस को एक्वायर किया है, तो उस केस में आपका ऑडिटर कैन सेट अ डिफरेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी फॉर सच ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहां पे लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी का मतलब है कि यहां पे मिस स्टेटमेंट आपकी कम अमाउंट की भी ऑडिटर के डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, आपके कॉमन यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को अफेक्ट करेंगी। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, कि जो भी आपके ऑडिटर ने मटेरियलिटी लेवल को सेट किया उसको डॉक्यूमेंटेशन कर देनी है अपनी ओएम की। अगर उसने किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर के लिए किसी भी एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को सेट किया, तो आपका ऑडिटर उसकी भी डिस्क्लोजर दे देगा। उसके साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का डिस्क्लोजर बोल रही हूं, डॉक्यूमेंटेशन कर देगा। उसकी जो भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी थी उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन कर देगा। अगर उसने अपनी ओवरऑल मटेरियलिटी के अंदर, अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के अंदर, या फिर अगर उसने किसी अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर के लिए एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी को सेट किया है, उसमें से कोई भी चेंजेस हुआ है, तो उसकी भी उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी एज पर एसए 230। सो दिस वाज योर एसए नंबर 320। आई होप कि आपको इस स्टैंडर्ड की रिवीजन अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत ही सुपर क्विक वे से हर एक चीज को कवर कर सकूं। मैंने बीच बीच में एग्जांपल्स भी दिए हैं, भले ये रिवीजन क्लास है फिर भी। आई होप कि आपको ये रिवीजन क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू पुट अ कमेंट, and you can ask for other lectures also. If I'll have the time, I'll put those lectures as well. Thank you so much for coming to the channel. Have a great day. Bye.